हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में चौथे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। यानी कि हम लोग जनन चैप्टर को पढ़ रहे थे और जनन चैप्टर से संबंधित पिछले 4 वीडियो में इस चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो यदि आप लोग पिछला 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जा करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जब तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझना और याद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और आज के इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं और चलते हैं सबसे पहले नंबर प्रश्न की ओर। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। बताइए, या फिर किसके द्वारा होता है। जो पुष्पी पादप होते हैं यानी कि जो फूल वाला पौधा होता है, उनमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो आप लोग जानते हैं कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है, यानी पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम जैसे ही प्रश्न पढ़ेंगे आप लोगों को नीचे लाइव चैट या कमेंट में इसका जवाब बताना है, और अंत में आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग बता पा रहे हैं। तभी हमको भी अंदाजा लग पाएगा कि हमारे स्टूडेंट कितने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और आपको भी पता चल जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से हमारा तैयारी चल रहा है। तो चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी कि यहां जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऐसा भाग है जो कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय के बारे में आप लोग जानते हैं कि यह मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय भी आप लोग जानते हैं कि यह भी मादा जनन तंत्र का भाग है। और डी नंबर है डिंब वाहिनी, जिसको हम लोग फैलोपियन नलिका भी बोलते हैं। तो अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी यह तीनों मादा जनन तंत्र का भाग है, लेकिन शक वाहिका यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसलिए दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सबसे पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, और लाइक करके जल्दी से आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर हमारा इतना आंसर आज सही होगा, क्योंकि हम आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं। आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ यहां पर आकर के एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, हम आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं कि शुरू में ही आप लोग बता दीजिए कि कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग दे पाएंगे। कुल हम आपसे 65 प्रश्न आज पूछेंगे, कुल 65 प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, और 65 में से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग 60 प्लस का सही जवाब बताएंगे। 60 प्लस आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, और अंत में आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग दिए हैं। तो चलिए फटाफट से आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। बताइए, यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि उस क्रिया को लैंगिक जनन बोलते हैं या फिर निषेचन बोलते हैं। तो यहां पर निषेचन ऑप्शन में तो नहीं है, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए चौथा नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। यानी कि वैसा पादप जो कि एक लिंगी है। बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक लिंगी पादप होता है पपीता, यानी चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न बताइए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑलरेडी मुकुलन के बारे में बता चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। 5वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। यानी कि फूलों के नर प्रजनन अंग को क्या बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि फूलों में या फिर पुष्पों में नर प्रजनन अंग को पुंकेसर बोलते हैं, यानी 6ठा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विखंडन होता है अमीबा में होता है कि प्रामेशियम में होता है कि लिस्मेनिया में होता है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए द्विखंडन विधि किसमें होता है। तो हम आपको बताए थे कि द्विखंडन विधि अमीबा में होता है, जिसमें हम आपको बताए थे कि एक अमीबा से टूट करके 2 अमीबा बन जाता है, तो इसी को बोलते हैं द्विखंडन विधि। तो 7वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। यानी कि एक से अधिक में
टूट जाते हैं। जैसे अमीबा के बारे में बताए कि 2 भाग में टूटते हैं, लेकिन कौन ऐसा जीव है जो कि बहुत सारे भागों में टूट जाते हैं? तो बताइए 8वां का कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा मलेरिया परजीवी, यानी 8वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? 9वां नंबर प्रश्न, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो पत्तियां में। 9वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न बताइए, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, यानी कि मादा में अंडाणु कहाँ पर निषेचित होता है? तो ध्यान रखिएगा फैलोपियन नलिका में, यानी 10वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। किस चीज के पौधे में तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? यहाँ पर 4 पौधा का नाम दिया गया है, आपको इसका सही जवाब बताना है। तो ध्यान रखिएगा कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी होता है और अदरक में भी होता है, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। अब चलिए 12 नंबर प्रश्न बताइए कि खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन विधि द्वारा जनन कौन से जीव में होता है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा सितारा मछली में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न बताइए कि कायिक प्रवर्धन संभव है। किस चीज के द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव है? 13 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा कि कायिक प्रवर्धन जड़ के द्वारा भी होता है, तना के द्वारा भी होता है और पत्ती के द्वारा भी होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, पुदीना में कि आलू में कि ब्रायोफिलम में कि इनमें से सभी में? 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि तने पर उपस्थानिक कलियां पाई जाती है आलू में। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न बताइए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है कि मटर में कि शैवाल में कि प्लाज्मोडियम में? 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न बताइए, आप लोग बिल्कुल सही जवाब बताना है, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक प्रश्न हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं सब्जेक्टिव में, बहुत ही बारीकी से समझा करके बताए थे, इसलिए एक भी प्रश्न का उत्तर गलत मत करिएगा आप लोग। चलिए 16 नंबर प्रश्न बताइए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस चीज में होता है? बताइए कौन से जीव में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ईस्ट में, ठीक है, 16 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो आपको पता होगा कि अंडाशय तो मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है, और डिंब वाहिनी जिसको फैलोपियन नलिका बोलते हैं। तो ए, बी और डी तो होगा, लेकिन सी नंबर ऑप्शन नहीं होगा शुक्रवाहिका, क्योंकि शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है, इसलिए 17 का सी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कोश में क्या होते हैं? बाह्य दल की अंडाशय की अंडप की पराग कण। 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा कि पराग कोश में पराग कण होते हैं। 18 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आप लोग बताइएगा। और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं, आपके पास बहुत कम समय है, और यह समय जो बचा हुआ है यह कब पार कर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, देखते देखते पार कर जाएगा। एक कविता आप लोग पढ़े होंगे, आएगा क्या समय, समय तो चला जा रहा है, देखो अभी सुयोग्य तुम्हारे पास खड़ा है। यानी कि अभी भी आपके पास समय है, आप लोग सतर्क हो जाइए, सुधर जाइए और पढ़ने में मन लगाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत 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 नजदीक है आप लोगों का, ठीक है, इसलिए आप लोग पढ़ने में थोड़ा ध्यान लगाइए। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? बताना है आपको कि जिस कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे मादा युग्मक बोलते हैं, यानी 19 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, 19 का डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। 20वां नंबर प्रश्न है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो असुरक्षित यौन संपर्क है, ध्यान रखिएगा, 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर प्रश्न, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है?
पंखुड़ियों का रंग कहने का मतलब कि जो फूल के पंखुड़ी होते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि कुछ फूल के पंखुड़ियों का रंग लाल भी होता है, लेकिन कुछ फूल के पंखुड़ियों का रंग हरा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर हरा ही होता है। इसलिए 21 का बी नंबर ऑप्शन ही आपको सही लगाना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि फूल का जो अंडाशय वाला भाग होता है वो भाग फल में बदलता है, यानी 22 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। यह तो नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का है, एक क्वेश्चन उसमें से शामिल हो गया है। बताइए 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रसायनानुवर्तन। हम आपको बताए थे कि यदि पराग नलिका बीजांड की ओर वृद्धि करने लगे तो रसायनानुवर्तन होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। 24 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर प्रश्न बताइए, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? पुनरुद्ध भवन का उदाहरण कौन है? 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा कि पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है हाइड्रा। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर कह रहा है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? बताइए पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, यानी कि जो पुंकेसर है वह नर जननांग है कि मादा जननांग है? तो ध्यान रखिएगा कि पुंकेसर नर जनन अंग है, ध्यान रखिएगा। 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, पुरुषों में यौवना आरंभ के लक्षण है। बताइए जल्दी से, पुरुषों में यौवना आरंभ के लक्षण कौन कौन से हैं? तो दाढ़ी मूछ आना, कंठ का फूटना और मांसपेशियों में उभार आना, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जवाब हो जाएगा यह सभी। उसी प्रकार से 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्त्रियों में यौवना आरंभ के लक्षण कौन कौन से हैं। तो स्त्रियों में यौवना आरंभ के लक्षण है स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना और रजोधर्म का प्रारंभ, यानी कि 28 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न बताइए, जल्दी जल्दी से आप लोग फटाफट से नीचे एक एक प्रश्न का उत्तर बताते चलिएगा, बिल्कुल सही सही। सफलता आपको हर हाल में मिलेगी। ध्यान रखिएगा, एक कहावत है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि मेहनत इस प्रकार से करो कि नसों में खून नहीं बल्कि जुनून दौड़ना चाहिए। ठीक है, इतना मेहनत करो कि जो हमारे शरीर का एक एक धमनी है, एक एक सीरा है, उसमें खून नहीं बल्कि जुनून दौड़ना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, अगर परीक्षा पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर परीक्षा पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस प्रकार से दशरथ मांझी ठान लिए थे कि हमको पहाड़ को तोड़ना है, उसी प्रकार से आप लोग भी ठान लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप लोग मेहनत करिए, मेहनत इतना करिए कि अपने दम पर आप लोग खड़ा हो सकें। और कहीं पर भी अगर अपने दम पर खड़ा होते हैं ना, तो उसका इज्जत कुछ और होता है, उसका कहना कुछ और होता है, बात लाजवाब होता है यार। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं मेहनत करो। चलिए 29 नंबर प्रश्न बताइए, कौन सा जवाब सही होगा? मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में कौन है? 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो यह सभी होगा, 29 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नर जननांग वृषण भी होता है, शुक्रवाहिका भी होता है और मूत्र मार्ग भी होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 30वां नंबर प्रश्न बताइए, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? बताइए शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, यानी कि शुक्राणु किससे होकर के गुजरता है? तो शुक्रवाहिका से। 30 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो हम आपको बताए थे कि स्त्रियों में 2 अंडाशय होते हैं, यानी 31 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न बताइए, मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। 32 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बताइए, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। बताइए वृषण में बने शुक्राणु कहाँ पर संचित होते हैं? तो अधिवृषण में संचित होते हैं। हम आपको बताए थे कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, लेकिन शुक्राणु को जमा करके कौन रखता है? तो अधिवृषण रखता है। 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न बताइए, कौन सा जवाब सही होगा? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, लेकिन उसका गिरना गिरकर बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करना मत छोड़िए, कोशिश करते रहिए। चलिए 34 नंबर प्रश्न बताइए, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? 34 नंबर प्रश्न बताइए, कौन सा जवाब सही होगा?
तो ध्यान रखिएगा कि जो जीवों के नियंत्रण के बाहर होते हैं वैसे परिवर्तन को निकेत बोला जाता है। 34 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न बताइए, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है, यानी कि एकलिंगी फूल का उदाहरण। तो जो पपीता का फूल होता है एकलिंगी फूल होता है, ध्यान रखिएगा, उसको एकलिंगी पुष्प बोलते हैं। 35 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसी प्रकार से 36 नंबर बताइए कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। हम आपको बताए थे कि 11 से 12 वर्ष की अवस्था में मानव जो होता है वह परिपक्व हो जाता है, यानी कि उसके जनन अंग परिपक्व और क्रियाशील हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब ए नंबर ऑप्शन होगा। लेकिन कुछ कुछ किताब ऐसे हैं जिसमें 18 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन आप लोग 11 से 12 ध्यान रखिएगा, 12 ही सही जवाब लगाना है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है, तो वृषण में होता है। 37 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 38 नंबर बताइए, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र हम आपको बताए थे कि स्त्रियों में XX होता है और पुरुषों में XY होता है। तो जोड़ा किस में लग रहा है, स्त्रियों में लग रहा है XX, यानी कि 38 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है, यानी कि हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वह कौन से विधि से होता है। 39 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, मुकुलन विधि से होता है, ध्यान रखिएगा। 39 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न बताइए, पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है। बताइए जल्दी से, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है, तो पुंकेसर वाला भाग बनाता है, ध्यान रखिएगा, पुंकेसर, ठीक है। 40 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 41 नंबर प्रश्न जो कि बहुत आसान प्रश्न है कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। हम आपको बताए थे कि यदि गन्ना को बीच से तोड़ करके भी जमीन में गाड़ देते हैं तो उससे नया पौधा बन जाता है। अगर गुलाब का पौधा है तो गुलाब के पंखुड़ी को बीच से काट करके आप कहीं पे जमीन पे लगा के पानी उनी दे दीजिए, एक नया गुलाब का पौधा बन जाएगा। तो यह कौन सा विधि कहलाता है, तो यह कायिक विधि कहलाता है। 41 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 42 नंबर प्रश्न बताइए, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं। यानी कि जब दोनों अंडवाहिकाएं एक साथ जुड़ करके एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग गर्भाशय बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। 42 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मां के रुधिर में पोषण मिलता है। मां के रुधिर से पोषण मिलता है किसको, गर्भाशय को कि ग्रीवा को कि शुक्राणु को कि भ्रूण को। तो हम आपको बताए हैं कि भ्रूण को, यानी कि मां के पेट में पल रहा जो बच्चा होता है उस बच्चे को पोषण कहां से मिलता है, तो मां के रुधिर से ही मिलता है। 43 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 43 का सही जवाब भ्रूण हो जाएगा। 43 का ए नंबर ऑप्शन। 44 नंबर प्रश्न बताइए, मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना महीना का होता है, यानी कितने महीने आप लोग गर्भ में रहे हैं, जल्दी से बताइए। 9 महीने आप सभी लोग जानते हैं। 44 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। लेकिन चलिए आज एक इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताते हैं। आज हमको भी क्लास लेने में बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, इसका जवाब बताइए। आप लोग अभी तक जानते हैं कि कोई भी बच्चा या फिर कोई भी बालक अपने माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, आप लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसा भी बच्चा है जो कि 9 महीने से ज़्यादा माँ के गर्भ में रहा हो, यानी कि 12 महीने तक अपने माँ के गर्भ में रहा हो। बताइए क्या आपको पता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन चलिए इसका जवाब हम आपको बताते हैं। जिस प्रकार से भारत में अभिनेता होते हैं, हीरो होते हैं, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान आप लोग जानते होंगे, उसी प्रकार से चीन के एक अभिनेता हैं जिनका नाम है जैकी चैन, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है, जैकी चैन नाम है, ध्यान रखिएगा जी। या फिर चंद भी बोलते हैं, उतना कन्फर्म नहीं है, जैकी चंद, ध्यान रखिएगा। तो जैकी चंद अपने माँ के पेट में 12 महीने तक रहे थे, यानी कि माँ के गर्भ में कितने महीने तक रहे थे, 12 महीने तक। बिल्कुल अमेजिंग फैक्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ध्यान रखिएगा, मानव मादा के गर्भकाल का समय होता है 9 महीना। कोई कोई अपवाद में होता है, इसको आप लोग ध्यान मत रखिए। चलिए 45 नंबर प्रश्न बताइए, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है, यानी कि जब रजोधर्म होता है, मासिक चक्र होता है, तो वह कितने दिनों तक चलता है, तो 2 से 8 दिन तक। 45 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न बताइए, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है। 46 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में भ्रूण बनता है। 46 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब चलिए 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे जनन बोलते हैं। जनन का परिभाषा दिया हुआ है। चलिए 48 नंबर प्रश्न बताइए, जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो यह वाला प्रश्न भी आप लोग जानते हैं कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यानी 48 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न बताइए, इसमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि के बारे में हम आपको बताए थे, उसमें विखंडन भी बताए थे, मुकुलन भी बताए थे और बीजाणु जनन भी बताए थे, यानी 49 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें सभी। चलिए 50वां नंबर प्रश्न बताइए, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। जैसे हम आपको बताए थे, आप लोग याद करिए, मान लिया जाए कि यह हाइड्रा है, अगर इसमें कहीं पर भी उभार है तो यह धीरे धीरे यह जो उभार है यह एक अलग जीव का निर्माण कर लेगा। ठीक है, यह एक अलग जीव का निर्माण कर लेगा और इस विधि को हम लोग क्या बोलते थे, तो इस विधि को हम लोग मुकुलन बोलते थे। 50 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न, पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाया जाता है, तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। 51 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न बताइए, एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग बिल्कुल सही बताइएगा, एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम आपको सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं तो बहुत मन से पढ़ाते हैं, लगन से पढ़ाते हैं, दिल से पढ़ाते हैं और बहुत ही बारीकी से समझाते हैं। तो हम उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखिएगा और एक एक प्रश्न का उत्तर सही बताइएगा। तो बस आप लोग हमारे उम्मीद पर खरा उतरिए और एक एक प्रश्न का उत्तर सही बता दीजिए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बताइए, कौन सा जवाब सही होगा। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। 52 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 53 नंबर बताइए, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो 53 का सही जवाब हो जाएगा कि पुंकेसर के अग्रभाग को पराग कोश बोला जाता है। 53 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि निषेचन की क्रिया या तो पादप में होता है या तो जंतु में होता है, अमीबा, ईस्ट और पैरामीशिया में सब में नहीं होता है। चलिए तो 54 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है, तो ध्यान रखिएगा 55 का सही जवाब हो जाएगा फल बनाती है। 55 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। ध्यान रखिए, पूछ रहा है कि जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो गोनोरिया जीवाणु जनित रोग है, सिफिलिस भी जीवाणु जनित रोग है, लेकिन मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। 56 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। यह तो बचपन में भी आप लोग याद कर लिए होंगे कि केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु है, तो 57 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, बताइए जल्दी से, फटाफट से आप लोग बताइए। 58 नंबर क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। 58 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न बताइए, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, बताइए जल्दी से। यानी कि जब मासिक चक्र होता है तो उस समय एक अंडाणु टूटता है और एक अंडाणु टूट करके वह अंडाशय से बाहर निकल जाता है, और ऐसा महीने में एक बार होता है। तो आपको बताना है कि कितने दिन के बाद एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है, तो 14वें दिन के बाद। ध्यान रखिएगा 59 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। यानी कि जनन करने से यह रोग नहीं होता है, लैंगिक जनन वाला रोग नहीं है। एड्स के बारे में आप लोग जानते होंगे कि यह लैंगिक जनन संचारित रोग है। गोनोरिया भी लैंगिक जनन संचारित रोग है और सिफिलिस भी, यानी डी नंबर ऑप्शन टाइफाइड इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि टाइफाइड जो है वह लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो विखंडन विधि द्वारा होता है। 61 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब सबसे आखिरी प्रश्न देखेंगे 62 नंबर, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो फूल में पाए जाते हैं, यानी पुष्प में। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 62 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही सबसे आखिरी प्रश्न था और इस चैप्टर में
कुल मिलाकर के हम आपको 62 प्रश्न बताए जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप लोगों को बताना है कि 62 में से कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग बता पाए हैं। फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए और बिल्कुल ईमानदारी से, बेईमानी थोड़ा सा भी मत करिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ईमानदार बनिए और ईमानदार बन करके ईमानदारी से बताइए कि कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग दे पाए हैं। उम्मीद करते हैं कि 60 से ऊपर तो जरूर किए होंगे या फिर 55 से ऊपर जरूर किए होंगे, क्योंकि अगर 55 से नीचे आ रहा है इसका मतलब कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़े हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। तो यदि 55 से नीचे आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और इसी प्रकार से आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 60 सही हुआ है, मेरा 59, मेरा 58, मेरा 57। तो जिनका भी इतना लगभग सही हुआ है वो अच्छे मेहनत कर रहे हैं और इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। ठीक है, अपनी सफलता को एक पहाड़ समझिए कि हमारे सामने एक पहाड़ है, लेकिन आप भी दशरथ मांझी बन जाइए कि अगर तुम पहाड़ हो तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ध्यान रखिएगा, हम आपको बीच में भी बोले थे कि मेहनत इतना करिए कि हमारे रगों में खून नहीं बल्कि जुनून दौड़ना चाहिए। तो बस आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए और सफलता आपको हर हाल में मिलेगी, सफलता आपकी कदम चूमेंगी। बस आप लोग मेहनत करिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आपको बहुत ही जबरदस्त लगा होगा, मजे से आप लोग क्लास किए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो जल्दी से आप लोग इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।